हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नोमैडिक एम्पायर्स चैप्टर का पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 इसके अपलोडेड है, तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स एंड राइटिंग इन सिटी लाइफ और फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम को अपलोड कर रखा है विथ लेक्चर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू कैन चेक देम आउट। एंड आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं, सो लेट अस स्टार्ट। सक्सेशन आफ्टर चंगेज खान। तो हम देखने वाले हैं कि चंगेज खान की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी को संभाला। तो वो थे ओगदेई खान, क्योंकि ओगदेई खान की करिस्मेटिक पर्सनालिटी थी, वो पॉलिटिक्स वगैरह में काफ़ी अच्छे थे और एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका था। तो चंगेज खान को एक ऐसा ही पर्सन चाहिए था जो कि पॉलिटिक्स वगैरह में माहिर हो, और वो ओगदेई खान थे। तो ओगदेई खान बनते हैं नेक्स्ट खान। एंड हम आगे जाके देखते हैं कि कैसे टेरिटरीज़ का हमें डिमार्केशन देखने को मिलता है। चंगेज़ खान एकदम प्रॉपरली डिमार्केट नहीं करते हैं, वो बस बोल देते हैं कि ये उसका होगा, ये उसका होगा। एंड ऐसे जोची को मिलता है रशियन स्टेपीज़, चागताई को मिलता है ट्रांसऑक्सियाना स्टेपी। ओगदेई खान तो ग्रेट खान बन ही जाते हैं, तो उनके अंडर सब कुछ ही आ जाता है। एंड उस लोग अपना कैपिटल बनाते हैं करकोरम को। तोल्यू जो कि चंगेज़ खान के ही बेटे थे चौथे, उनको रिसीव होता है मंगोलिया का एक्निस्ट्रल लैंड। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को, कि वहाँ पे लोग कम्युनिकेट कैसे करा करते थे। आज हम चिट्ठियों के थ्रू कर लेते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास फ़ोन्स है, तो हम उसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, एक सोशल मीडिया के थ्रू हम आजकल कनेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फ़ोन एंड लैपटॉप एंड कंप्यूटर, ठीक है। बट पहले के ज़माने में कम्युनिकेशन हमें पता है कि चिट्ठियों से होता था, बट इनके ज़माने में कैसे होता था, अब हम ये जानने वाले हैं। तो यम करके एक मंगोल कोरियर सिस्टम हुआ करता था, जो कि चंगेज़ खान के द्वारा स्टैब्लिश करा गया था। हमें मल्टीपल आउटपोस्ट देखने को इधर मिलते थे, जो कि एक बैलेंस डिस्टेंस पर थे। अब ये जो आउटपोस्ट होते थे, यहाँ से कोरियर सर्विस जो है प्रोवाइड करी जाती थी। मतलब एक हर जो भी एक पर्टिकुलर आउटपोस्ट था, वहाँ पर कुछ ऐसे घुड़सवार रहा करते थे जो काफ़ी तेज़ जो है घुड़सवारी करा करते थे। एंड वो ऐसे जो है एक आउटपोस्ट से दूसरे आउटपोस्ट तक लेटर्स वगैरह जो भी चीज़ है उसको जो है पहुँचाया करते थे। एंड ऐसे करके जो है इनका पूरा कोरियर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। क्यूबकोर टैक्स करके भी जो है लोग पे करा करते थे। जो मंगोल नोमैड्स हुआ करते थे, वो क्यूबकोर टैक्स को पे करा करते थे इसी सिस्टम के लिए। तो मैंने क्या बताया कि एक आउटपोस्ट हुआ करता था और ये दूसरा आउटपोस्ट है। तो यहाँ एक घुड़सवार हुआ करता था, एंड वो घुड़सवार बहुत तेज़ी से जाता था इस पर्टिकुलर आउटपोस्ट के पास। फिर यहाँ इस सेकेंड आउटपोस्ट पर एक और घुड़सवार हुआ करता था, जो यहाँ से यहाँ चीज़ लेकर जाया करता था। एंड एक बैलेंस डिस्टेंस था। फॉर एग्जांपल मैं अगर हाइपोथेटिकली देखूँ, तो ये मान लो 10 किलोमीटर, ठीक है, ये 10 किलोमीटर, फिर ये भी 10 किलोमीटर जाएगा। एंड फिर यहाँ से भी जो है एक घुड़सवार जाएगा, वो यहाँ जाएगा 10 किलोमीटर। तो ऐसे करके ये लोग जो हैं अपने मैसेजेस वगैरह को और कोरियर वगैरह को सेंड करा करते थे। तो आई होप समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं पैक्स मंगोलिका की, जो कि मोस्ट स्टेबल पीरियड था सिल्क रूट के दौरान। तो ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है मंगोल पीस, क्योंकि देखो मंगोल एम्पायर जो था ना, वो सिल्क रूट को भी उसने कवर कर ही लिया था। तो पहले क्या होता था, पहले सिल्क रूट जहाँ पर था वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर थे, और क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर थे तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती थी, क्योंकि कोई कुछ टैक्स लेता था तो कोई कुछ टैक्स लेता था, कोई कुछ बैरियर लगा देता था तो कोई कुछ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूरा सिल्क रूट ही काइंड ऑफ जो है इनके अंडर ही था, तो एक ही एम्पायर था, तो वो ज़्यादा इतना बंदिशें नहीं लगाया करते थे। एंड इसलिए हम कहते हैं कि मोस्ट स्टेबल पीरियड हमें जो देखने को मिलता है सिल्क रूट का, वो इसी पीरियड देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग इसे जो है मंगोल पीस जो है रेफर करते हैं, क्योंकि इसने स्टेबिलिटी लाई थी यूरेशिया में। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। ओके, 13th और 14th सेंचुरी में यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया में पीस काइंड ऑफ आ गया था, मंगोल पीस जिसे हम कहते हैं पैक्स मंगोलिका की वजह से। इसकी वजह से जो सिल्क रूट था हमें उसका रिवाइवल देखने को मिलता है, क्योंकि जो सिल्क रूट था वो काफ़ी ज़्यादा मंगोल एम्पायर वगैरह में डिस्ट्रीब्यूटेड था, और काफ़ी ट्रेडर्स वगैरह और ट्रैवलर्स वगैरह इसी सिल्क रूट से जो है विजिट करा करते थे मंगोल एम्पायर। एंड जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे उनको एक पास जो है लेना पड़ता था, एंड जो ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको बाज टैक्स जो है देना पड़ता था अगर उन्हें सिल्क रूट को यूज़ करना है तो। डिवीजन ऑफ एम्पायर, तो हमने देखा कि चंगेज़ खान के बाद ओगदेई खान आते हैं, क्योंकि उनकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, पॉलिटिक्स वगैरह में वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इस वजह से। फिर ओगदेई खान की जब मृत्यु हो जाती है, तो वो अपनी मृत्यु से पहले, अपनी डेथ से पहले ये ऑलरेडी बता के नहीं रखते हैं कि
कौन उनके आगे जो है रूलर वगैरह बनेगा। तो ओगदेई खान के बाद आते हैं गुयुक, जो कि थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, लेकिन लोग आपस में वॉर वगैरह करने लग जाते हैं, लोग अपना नाम देने लग जाते हैं। तोल्यू के बेटे अलग ही जो हैं अपना नाम देने में लगे हुए थे कि नहीं हमें बनना है खान। तो गुयुक थोड़े टाइम के लिए बनते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं मोंके। मोंके जो होते हैं वो तोल्यू के बेटे होते हैं, बड़े बेटे मोंके होते हैं, जो कि जो भी पोते थे ना सारे चंगेज खान की, उसमें से सबसे पावरफुल अगर हम देखें तो वो मोंके थे। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रलाइज्ड, जिसने आज तक सेंट्रलाइज्ड रूल करा है वो चंगेज खान और ओगदेई खान ने ही करा है। ओगदेई खान के बाद तो डिमार्केशन ही हो गया था टेरिटरीज का, तो सब अपने में लगे हुए थे। जो ग्रेट खानेट था, जिसे हम लोग युआन खानेट कहते हैं, तो वो तो हम कहते हैं कि कुबले ने बनाया था। इल खानेट जो है वो हुलेगु ने बनाया था। चागताई जो चंगेज खान के बेटे थे उनके द्वारा बना हुआ था। जो गोल्डन हॉर्दे था वो जोची ने बनाया था, उसके जो डिसेंडेंट्स थे उनके पास था। सो यू कैन सी हियर कि जो युआन डायनेस्टी थी वो था खानेट्स ऑफ चाइना, जो कि कुबले के द्वारा रूल करा जाता था। इल खानेट जो था वो रूल करा जाता था हुलेगु और उसके डिसेंडेंट्स के द्वारा। जो चागताई खानेट था वो रूल करा जाता था चागताई के डिसेंडेंट्स के द्वारा। और जो गोल्डन हॉर्दे था वो जोची के जो डिसेंडेंट्स थे वो रूल करा करते थे। ओके, आई होप समझ आ रहा हो। कुबले और ये इल्खानेट तो किसके द्वारा, हुलेगु। हुलेगु और कुबले ये तोल्यू के बच्चे थे। ओके, आई होप इतना समझ आ गया हो। असिमिलेशन विद सेटल सोसाइटीज़, तो हमने देखा है कि कैसे सेटल सोसाइटीज़ में और नोमैड्स में काफ़ी ज़्यादा हमें मतभेद देखने को मिला है। दोनों में लड़ाइयाँ वगैरह काफ़ी हुआ करती थी, जिससे कि जो सेटलर्स होते थे उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाया करता था। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है इन दोनों के बीच का जो मतभेद है वो ख़त्म हो जाने लगता है। डिफरेंसेस बिटवीन नोमैड्स एंड सेटलर्स ऑफ मंगोलियन एम्पायर ईज्ड इन 13th सेंचुरी। जो युआन डायनेस्टी थी, जो इल खानेट था, युआन डायनेस्टी किसके द्वारा थी, कुबले के द्वारा। और जो इल खानेट था वो किसके द्वारा था, वो था हुलेगो के द्वारा। और ये दोनों तोल्यू के बेटे थे। इन्होंने सेटलर्स के कल्चर को जो है वेलकम करा, क्योंकि इनको रूल करना था। ये थोड़े बहुत जो है हम कह सकते हैं खुद ही सेटलर्स की तरह बन रहे थे, तो इन्हें रूल करना था उन पर। एंड उनको रूल करने के लिए ऑफकोर्स उनके कल्चर को भी वेलकम करना होगा। तो इसलिए युआन डायनेस्टी और इल खानेट ने इन सेटलर्स के कल्चर को वेलकम करा। वहीं अगर हम बात करें गोल्डन हॉर्दे की और चागताई खानेट की, तो वहाँ पर नोमैडिक कल्चर ही हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेट्स में डाइवर्सिटी। तो एज वी नो कि जब चंगेज खान किसी पर्टिकुलर ट्राइब को हराता था तो वो उसके सोल्जर्स को रख लिया करता था, बट सोल्जर्स के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाया करते थे। मतलब कि अगर ये किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी को कॉन्कर करा करते थे तो वहाँ से जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो उनको भी ले लिया करते थे। जैसे कि मान लो इन लोगों ने पर्शिया को हरा दिया, एक तरह से जो पर्शियन रूलर्स वगैरह थे उनको हरा दिया। अब उनको हरा दिया तो ये लोग उनके ब्यूरोक्रेट्स रख लिया करते थे, ताकि और पर्शियन रूलर्स को हटाने के लिए, उनको हराने के लिए ये लोग जो है उनसे तरकीबें जान सके, उनके सीक्रेट्स जान सके। तो इसलिए ये लोग जो है जिनको हराते थे उन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स, उन्हीं की आर्मी वगैरह को रख लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल युआन डायनेस्टी जो कि हमें चाइना साइड में देखने को मिलती है, वहाँ पर पर्शियन ब्यूरोक्रेट्स थे, और चाइनीज ब्यूरोक्रेट्स हमें इल खानेट में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि हमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी ब्यूरोक्रेट्स के मामले में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इन ब्यूरोक्रेट्स का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा होता था। फॉर एग्जाम्पल एक चाइनीज़ मिनिस्टर जिनका नाम आप इधर देख सकते हो, ये लू कुत्साई, तो इन्होंने रापिशियस एटीट्यूड जो कि उगबे खान का था उसको चेंज करा। जुवाइनी फैमिली जो कि पर्शियन एरिस्टोक्रेसी थी, उसका भी एक हमें अच्छा खासा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इल खानेट में इन 13th सेंचुरी। एंड राशिद अल दीन का भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है गजन खान में। तो हम देख सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे ये अपना अच्छा खासा इन्फ्लुएंस जो है अपने रूलर के टुवर्ड्स बना लिया करते थे। अब हम बात करने वाले हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ खानेट्स की। तो जब ये डिवीजन वगैरह हुआ, जब ये टेरिटरीज़ का डिमार्केशन हुआ, तो ग्लोरिफिकेशन यानी कि जो अपनी तारीफ़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है चलन में आ गई। जो युआन डायनेस्टी थी, अब देखो आपको बार बार युआन डायनेस्टी और इल खानेट का ही नाम सुनने को मिलेगा। तो युआन डायनेस्टी और जो इल खानेट थे वो सेटलर्स के कल्चर को अपना रहे थे। वो चाहते थे कि सेटलर्स इनको अपना लीडर माने, अपना ही माने। तो उसके लिए ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अपनी तारीफ़ें वगैरह जो है करा रहे थे। एंड क्योंकि इनके अच्छे अच्छे हिस्टोरियंस थे और लिटरेटीज़ थे, उसकी वजह से ये लोग अपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तारीफ़ें जो हैं करा रहे थे। और इस हद तक अपनी तारीफ़ करा रहे थे कि ये लोग चंगेज़ खान तक की जो है थोड़ी बहुत बुराई कर दिया कर रहे थे और थोड़ा बहुत उनकी किलिंग्स को एचुरेट कर रहे थे।
एंड जो सेटलर्स थे बेसिकली वो इनको जो है इतना नहीं मान रहे थे, क्योंकि सेटलर्स जो हैं वो सेटलर्स के कल्चर को बिलोंग करते थे एंड ये लोग नोमैडिक कल्चर को बिलोंग करते थे। तो उनको ये था कि इन्हीं के लीडर चंगेज़ खान ने तो हमारी सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रखा है, उसने काफ़ी कुछ जो है हम पर हमला कर रखा है, तो हम इनको अपना कैसे माने। तो इसीलिए अपनी तारीफ कराने के लिए लोग चंगेज़ खान की बुराइयां तक करते थे एंड उसकी किलिंग्स को, उसने जितने लोगों को मारा उसको और एग्जैजरेट करके बताते थे। मतलब अगर उसने 1 लाख को मारा थे लोग 10 लाख बता देंगे, ऐसा कुछ। अब जो रूलर्स हुआ करते थे उनको हीरो बनना था सेटलर सोसाइटी में, तो इसलिए वो लोग ये सारी चीज़ें अपनी तारीफ़ें वगैरह जो है करा रहे थे। यसा, जिसे हम लॉ भी कह सकते हैं, डिक्रीज भी कह सकते हैं, फिर ऑर्डर भी कह सकते हैं। यसा एक ओरल कोड ऑफ कंडक्ट था, मतलब कि रिटर्न नहीं था, जो कि चंगेज़ खान ने फॉर द फर्स्ट टाइम क्यूरलताई ऑफ 1206 में प्रपोज करा था, जिसमें कि इनके बेटे चागताई का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसका जो मीनिंग है वो धीरे धीरे यसा से लीगल कोड ऑफ चंगेज़ खान में चेंज हुआ, जिसने कि काफ़ी ज़्यादा मदद करी लॉयल्टी क्रिएट करने में, ओबीडियंस क्रिएट करने में टुवर्ड्स द मंगोल लीडर फ्रॉम आर्मी एंड फ्रॉम द ट्राइबल पीपल। इसका मानना था कि लोगों के अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनके रिलीजन को लेकर, औरों के रिलीजन को लेकर भी, एंड राइट्स फॉर वुमेन भी इसमें थे। एंड वुमेन के खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसके लिए कड़े से कड़े पनिशमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें चंगेज़ खान को एक लॉ गिवर की तरह पोर्ट्रे करा गया है, बिल्कुल मोसेस और सोलोमन जैसे। एंड जो मंगोल्स थे, हम बात करें तो वो न्यूमेरिकल टर्म्स में पॉपुलेशन में थोड़े कम थे, माइनॉरिटी में थे। तो यसा ने एक सेंस ऑफ गवर्नेंस क्रिएट करा एंड इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा मुगल्स और ऑटोमन्स के लीगल सिस्टम को भी। तो ये था हमारा यसा। यसा को लोग बहुत मानते थे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। चंगेज़ खान की तो करते ही करते थे, लेकिन उनके द्वारा बने हुए ओरल कोड ऑफ कंडक्ट को भी काफ़ी ज़्यादा मानते थे। इवन जब डिमार्केशन वगैरह भी हुआ खानेट्स वगैरह का, तो लोग यसा को बहुत माना करते थे। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या चंगेज़ खान हीरो थे या विलन। सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मंगोल्स की, तो उनके लिए चंगेज़ खान वॉज अ हीरो। उनके लिए चंगेज़ खान एक ऐसे लीडर थे जो कि बहुत ग्रेट थे एंड आज तक उनके जैसा लीडर कोई पैदा नहीं हुआ है। उनके लिए चंगेज़ खान ने प्रॉस्पेरिटी लाई, उनको ट्राइबल वॉर्स वगैरह से फ्री करा और चाइनीज़ एक्सप्लॉयटेशन से भी, क्योंकि उन्होंने खुद ही चाइना पे कब्जा कर लिया था, तो चाइनीज़ एक्सप्लॉयटेशन से तो फ्री कर ही दिया था। एंड उन्होंने जो एंशिएंट ट्रेड रूट्स थे पहले के, उसको भी रिस्टोर करा। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जिन पर इन्होंने कब्जा करा, तो उनके लिए चंगेज़ खान क्रूअल थे, किलर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल थे और डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज़ थे, यानी कि विलन थे बेसिकली। अगर हम बात करें चंगेज़ खान की, तो लोग उन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं, खासकर की जो ट्राइब्स हैं सेंट्रल एशिया के और जो आर्मी थी उनकी, इवन उनके डेथ के बाद भी वो उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानती थी। जो खानेट्स वगैरह भले ही डिवाइडेड थे, भले ही डिमार्केशन हमें टेरिटरीज में देखने को मिला था, लेकिन स्टिल लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करा करते थे। तैमूर नाम के एक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जो है चंगेज़ खान को मानते थे, उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करते थे एंड इसीलिए उन्होंने शायद चागताई की इवन एक प्रिंसेस से भी शादी कर ली थी, ताकि वो दिखा सके कि वो सही में मानते हैं चंगेज़ खान को और उनके ख़ानदान को। मंगोलिया में तो चंगेज़ खान को नेशनल हीरो की तरह पोर्ट्रे करा गया है एंड उनके अचीवमेंट्स को बहुत प्राइडली जो है दिखाया जाता है, बताया जाता है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मुझे तो नहीं पता कि वो हीरो थे या विलन थे, लेकिन आपको अगर लगता है कि वो हीरो थे या विलन थे तो मुझे कमेंट में बताना। उसके साथ साथ अगर नोट्स चाहिए सो प्लीज़ डू कमेंट। मैं नोट्स को या तो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी या तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट वीडियोज लाइक दिस. Bye bye, see you soon with the next video.